हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ओके, तो लॉज ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन, पहले तो मोशन होता क्या है ना, मोशन होता क्या है ये अपन को समझना पड़ेगा। तो मोशन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से मूव करना। मोशन मीन्स क्या होता है, मूव करना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा, है ना। दो कंडीशन होती है, तो या मूव कर रहा होगा, ये तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, या अदरवाइज वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, है ना। ये डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन पे होगा। तो दो कंडीशन होती है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो मूव कब करता है, तो मूव कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स हमें स्टार्ट जो करना है लॉज ऑफ मोशन, उसको बेसिक जो है फोर्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको फोर्स पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का फोर्स होता है, ये सब हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते अपन फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन फोर्स से। ओके, ये अपना ब्लैंक पेज है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स स्टार्ट करना है, और फोर्स क्या होता है। ओके, राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, बहुत दिनों बाद लिखना है फोर्स। तो फोर्स आपको पता है सिंपल से क्या होता है, एक एफर्ट होता है, पुल और पुश। फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पुल और पुश। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को पुल करना। पुल मीन्स सपोज मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, अपनी डायरेक्शन में खींचना कहता है पुल। और पुश क्या कहलाता है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये हम खड़े हुए, यहाँ पे हम खड़े हुए है ना, तो ये हम इसको इस साइड डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। धक्का देने को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पुश कहते हैं। और अपनी डायरेक्शन में खींचने को क्या बोलेंगे अपन, पुल बोलेंगे। तो ये होता है एक्चुअल में फोर्स, पुल और पुश। या तो हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। जनरली अपन इसको डिफाइन स्टेप से करते हैं। ओके, ये फोर्स होता है। अब जो फोर्स होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। हम जो फोर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ना, क्लासीफाई हम टू टाइप्स में करते हैं। तो फोर्स को हम टू टाइप्स में स्टडी करते हैं। फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। राइटिंग थोड़ा सा खराब हो सकता है, बिल्कुल, आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, पहला जो टाइप है, अब देखो फोर्स तो बहुत सारे फोर्स होता है। आप बोलोगे सर फोर्स तो चार होते हैं जो आपने पढ़ा है, वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स टाइप के फोर्स होते हैं। बट आप दो टाइप्स के फोर्स बोल रहे हो, वो किस बेस पे बोल रहे हो। तो देखो हम बेस पे बोल रहे हैं कि जो फोर्स है, मतलब फोर्स लगा रहे हैं हम, ये हम हो गए, मतलब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बॉडी जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखो फोर्स अप्लाई करने के लिए दो चीज़ होता है, एक तो फोर्स अप्लाई करने वाला चाहिए और एक फोर्स जिस पर अप्लाई हो रहा है, वो दो चीज़ चाहिए। ओके, तो फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है अपना डिस्टेंट फोर्स। एक होता है अपना डिस्टेंट फोर्स। डिस्टेंट फोर्स क्या होता है, अभी अपन इसको स्टडी करेंगे डिस्टेंट फोर्स क्या होता है। और दूसरा होता है अपना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइड में, कॉन्टैक्ट फोर्स। एक होता है डिस्टेंट फोर्स एंड सेकंड वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो डिस्टेंट फोर्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और जो बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रही है, वो एक दूसरे के यहाँ कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। इसको हम डेफिनेशन में इसको फॉर्मूला एक और नाम देते अपन, इसका एक और नाम देते हैं फील्ड फोर्स। ये हो सकता है मैंने आपको करा दिया हो, अगेन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। डिस्टेंस फोर्स है, फिर क्या उसको बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम उस पर फोर्स लगाना चाहते हैं, ये हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस टाइप से कोई फोर्स लग रहा है यहाँ से, तो हम फिर फोर्स लगाएंगे इस पर। हमको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, हमको कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब हम इसको टच नहीं करेंगे। विदाउट टचिंग दीज ऑब्जेक्ट्स हम इस पर एक फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे टाइप ऑफ फोर्स, कौन से टाइप ऑफ फोर्स होंगे जो डिस्टेंस फोर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। उसके अंदर आते हैं आपके इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अर्थ है, अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आपका एक डिस्टेंट फोर्स बन रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स सपोज ये आपकी अर्थ का सरफेस है, ये आपका अर्थ का सरफेस है, डायग्राम थोड़ा सा, ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो आपको पता है कि वो अर्थ के कांटेक्ट में, इसलिए उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, वो लग रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो ये इस ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन पे ले जाते हैं यहाँ, तो कैसे फोर्स नहीं लगता है क्या, तब भी से फोर्स लगता है ना, कांटेक्ट तो नहीं हो रहा। ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, कांटेक्ट तो कहीं नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच में। बट क्या होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद नीचे फॉल हो जाता है, बट इसमें तो कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो रहा ना, फिर भी वो फॉल नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब उस पर एक फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इस टाइप के जो फोर्सेज होते हैं उसको हम क्या होता है, डिस्टेंट फोर्सेज या फील्ड फोर्सेज कहते हैं, जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, बट उसकी एक फील्ड बन जाती है, उस फील्ड के अंदर आते हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस फोर्स था।
सेकंड जो आता है वो आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन। इसको आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं, फ्रिक्शन बोल सकते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है आप देखना, जब भी मान लो सपोज ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है, वो सॉरी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक है, ब्लॉक मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमें सरकाना है, खिसकाना है एक प्रकार से, तो हम इस डायरेक्शन में इसको क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सपोज मान लो हमने एफ इस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये सरक जाएगा। बट आप देखना जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो हम एक मान लो सपोज स्लोली फोर्स लगाना इस पर स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले बहुत कम फोर्स लगाया हमने, मतलब एक प्रकार से उंगली से सिर्फ टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सरक जाएगा, खिसक जाएगा? नहीं सरकेगा ना। क्यों नहीं सरकेगा? क्योंकि अभी इनके बीच में ब्लॉक और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है अपना, ये वाला सरफेस, मान लो इसको नाम देते हैं हम, सरफेस का नाम देते हैं हमने ए बी, और ब्लॉक का जो नाम है वो सी डी है। तो ए बी और सी डी के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स उसकी मोशन का अपोज करेगा। हम इसको चाहते हैं कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, बट एक इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो करता क्या है, वो बॉडी की मोशन को अपोज करेगा, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है, अपोजेस टू मोशन, मतलब मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, ये वाला फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करते धीरे धीरे। अब एक टाइम पे क्या होगा, वो फोर्स से हमारा ब्लॉक जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, ब्लॉक का भी और सरफेस का भी, इन दोनों का क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तब जाके हमारे एक फ्रिक्शन बन रहा है। ठीक है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो कांटेक्ट में नहीं, मान लो ये अपना सरफेस आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तब भी अपन इसको फेंकेंगे या इस डायरेक्शन मान लो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, चली जाती है, स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो उसमें दो फोर्स लग रहा है, एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी, एंड सेकंड वन लग रहा है फ्रिक्शन। देखो हमेशा लगता है, इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एयर फ्रिक्शन लग रहा है। इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन मीन्स आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज हैं, तो ये गैसेज जो कि एयर बना लेंगे आपका, वो क्या करेंगे, वो अलग अलग फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एयर फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इसमें सर कांटेक्ट तो ही नहीं है, इसमें कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे उसके आसपास क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके आसपास क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसकी बॉडी से कांटेक्ट में, इस वजह से उस पर क्या हो रहा है, एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स और डिस्टेंस फोर्स, ये दो टाइप्स ऑफ फोर्स से अपन स्टडी करेंगे इसमें। पहला डिस्टेंस फोर्स, जिसमें फील्ड फोर्स होता है, कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स जिसमें आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके, इसके और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, टेंशन ले सकते हैं जैसे। तो मैंने आपको पहले तो फ्रिक्शन बता दिया, फ्रिक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको फोर्सेस के बारे में बताते हुए जा रहा हूँ, एग्जांपल जो ले रहा हूँ। टेंशन है ना, टेंशन मतलब क्या होता है, ये तो वो टेंशन होता है एग्जाम का नाम सुनते हुए माइंड में आती है, टेंशन हो जाती है। और एक ये टेंशन फोर्स होता है, ये भी क्या है, टेंशन क्या है, एक फोर्स है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम कांटेक्ट फोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, इट मींस टेंशन फोर्स ही तो होगा। तो फोर्स होगा तो यूनिट उनकी सेम होगी, याद रखना, यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो टेंशन क्या होता है, जैसे सपोज मान लो ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है, ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से ये स्ट्रिंग है, मान लो ये क्या है, स्ट्रिंग से ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, लटका हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्ट्रिंग है, उससे ये ऑब्जेक्ट, जिसका मास कुछ भी मान लेते हैं, इसका मास मान लेते हैं एम है, इसका मास कितना है, एम है, ये लटका हुआ है, हैंग है इस पर, है ना। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा नीचे डायरेक्शन, प्रेशर नहीं सॉरी फोर्स लगेगा, ये जो वजन है ना, लोड है, वो धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में खींचेगा। तो इस पर क्या लगेगा, ये जो अपनी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है अपनी, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं टेंशन, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप कैसे फील कर सकते हो, है ना, तो उसको आप ऐसे फील कर सकते हो, आप सपोज एक छोटा सा स्ट्रिंग लिया आपने, है ना, उस पर आपने कोई भी वजन लटाया 50 ग्राम का या 1 किलो का, धीरे धीरे आप उस वेट को, जो आपने वेट लटकाया, मास लटकाया है, उस मास को आप धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। सपोज पहले 1 किलोग्राम का, फिर 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का, तो एक पोजीशन आएगी जब ये जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी, हो सकता है कहीं से भी टूट जाए, बट ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उससे क्या मतलब है कि जो टेंशन फोर्स है वो आपका क्या होगा, बढ़ गया, तभी तो जाके वो आपका जो स्प्रिंग या जो स्ट्रिंग था वो उसका बियर नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, वो टूट जाएगा। तो वहाँ से अपना टेंशन फोर्स है। तो सिंपल से अपन को तो ये इस चैप्टर में इतना सा पढ़ना है। फोर्स दो टाइप्स के होता है, डिस्टेंस फोर्स जिसमें फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके दो एग्जांपल हैं। कांटेक्ट फोर्स जिसके अंदर फ्रिक्शन और टेंशन, दो फोर्स मतलब और भी आते हैं, मैं सिर्फ 2 एग्जांपल दिए हैं, फ्रिक्शन दे दिया आपको एक, क्या दे दिया, टेंशन दे दिया।
तो ये फोर्स अपन ने पढ़ लिया कि फोर्सेस क्या क्या होते हैं, फोर्सेस होता क्या है अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपने आता है, इसको मैं रेस कर दूँ, अब जल्दी से लाता हूँ। इसके बाद आता है इनर्शिया। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। हो सकता है मैंने आपको इसे पढ़ा दिया हो। क्या आता है इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। यहाँ लिख सकते हैं अगर चाहे तो। एक सेकंड जस्ट, इसको हम बोलते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है? ये है इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इट मीन्स ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो हमेशा बॉडी के साथ रहती है, मतलब चेंज या खत्म नहीं होती। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ बॉडी, ये हमेशा बॉडी के साथ रहेगी, चेंज नहीं होगी या खत्म नहीं होगी। और एक करती क्या है? ये तो एक पॉइंट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरा पॉइंट, ये इसका काम क्या भैया? तो इनर्शिया क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। अपोज टू मोशन। अपोज टू मोशन ऑफ बॉडी, मतलब जो भी बॉडी है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, उसको मूव नहीं होने देगा, उसको मूव नहीं होने देगा। मोशन मतलब अपोज टू मोशन ऑफ बॉडी लिख सकते हैं अपन इसको, या चाहे तो अपन एक प्रकार से रख सकते हैं कि उसकी जो चेंज ऑफ स्टेट कर सकते हैं। अपोज मोशन मतलब, क्योंकि रेस्ट में भी यूज होता है, तो अपोज टू चेंज ऑफ स्टेट, मतलब ये जिस स्टेट में है, स्टेट मीन्स या तो मूव कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा? पोजीशन, रेस्ट में होगा। तो स्टेट के सामने मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूँ, या तो रेस्ट में होगा या क्या कर रहा होगा? वो मोशन में होगा, तो मतलब मूव कर रहा होगा। तो ये क्या करेगा? अगर रेस्ट में है, ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी बॉडी की, वो क्या करेगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ये क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। रेस्ट का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो अगर ये रेस्ट में है तो आप इसे फोर्स लगाओ, मान लो सपोज फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स इतना लगाना पड़ेगा, स्लोली आप अगर फोर्स लगाओगे तो ये चलना स्टार्ट नहीं होगा। बट आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो फोर्स लगाओगे, तब आपका ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगा। तो पहले क्यों नहीं कर रहा था? तो पहले बार पढ़ा, इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। वो इनर्शिया इस फोर्स का अपोज कर रही थी। इनर्शिया क्या कर रहा था? इस बॉडी का जो इनर्शिया था, ये जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है या फोर्स जो हमने अप्लाई किया है, उसका अपोज कर रहा था। ये इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, तो फोर्स क्या करेगा? वो इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, मतलब वो चाहेगा नहीं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो मूव करे। सिमिलरली इन द केस ऑफ मोशन, ऐसे ही मोशन होता है ना। इसीलिए क्या होता है, जब हम गाड़ी पे बैठे होते हैं, मान लो ये गाड़ी है, सपोज ये कार देखते हैं कितनी अच्छी बन पाती है, मतलब बनती तो नहीं वैसे, सपोज बन गई, ट्राई कर लेते हैं। ओ तो कितने सारे पहिए, सपोज कर लो कोई कार है, जीप टाइप की कार है, कोई भी हो, मान लो ये मूव नहीं कर रही थी, ये क्या है? इक्वल टू 0 पे थी, रेस्ट पे थी। अब सडनली ये स्टार्ट हो गई, सडनली क्या होगा? ये स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा? सडनली अगर ये स्टार्ट हो जाए तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। सडनली मान लो ये स्टार्ट हो जाती है, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में सडनली चली जाती है, तो क्या होता है? हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, बेंड्स तो बैकवर्ड्स, बेंड्स क्या हो जाएंगे? हम किसी पीछे की तरफ बेंड हो जाएंगे, बेंड्स बैकवर्ड। ये सब स्मॉल छोटे कंसेप्ट है ना, तो ये आपने पढ़े हुए होंगे, ज़्यादा उनको डीपली नहीं पढ़ाते अपन, है ना। तो इसमें होगा क्या? सिंपल सा, ये दो तीन टाइप के आपके इनर्शिया हो जाएंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा पहला, अगर हम टाइप की बात करते हैं तो टाइप्स क्या हो जाएंगे? इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा, एक टाइप ही हो जाएगा। दूसरा क्या टाइप हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिसको हम पढ़ते भी हैं, एक्चुअली वो इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर ही स्टडी कर लेते हैं, फिर हम उसको लिख देते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम क्या करेंगे? उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, मतलब सपोज मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम चाहते हैं इस डायरेक्शन में जाए, तो हम इसे फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। लेकिन वो चाहता क्या है? वो तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो ये फोर्स या इनर्शिया जो है वो इस डायरेक्शन में चाहता है, और हम चाहते हैं कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करे, हम चाहते हैं बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, बट जो एक्चुअल डायरेक्शन थी उसकी ये थी। तो इनर्शिया चाहेगा, जो इनर्शिया जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो चाहेगा कि जिस डायरेक्शन में भैया जी हम जा रहे हैं, हम उसी डायरेक्शन में जाएं, हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक टर्म आता है मोमेंटम, मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, उसके आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा मजा आएगा, थ्योरी पढ़ने में तो ठीक है बेसिक, लेकिन हाँ बेसिक जरूरी होता है, कंसेप्ट अगर आप बिल्ड अच्छे से कर लेंगे तो न्यूमेरिकल्स कैसा भी आ जाएगा, आप इजीली उसको कर पाएंगे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी,
क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास स्केलर है, v वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्रॉस जो है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मोमेंटम होता क्या है, मतलब मोमेंटम क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं, या मेजरमेंट, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मोमेंटम है वो क्या है, मेजरमेंट है, या एक मेजर, ऐसे लिखो कि मोमेंटम जो मेजर करता है, किस चीज को मेजर करेगा, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन को, इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब मोशन जो कितनी स्पीड से होगा या स्लो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या करता है, मेजर करता है, तो इट मेजर्स क्वांटिटी ऑफ मोशन, तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, p वेक्टर इक्वल टू m इंटू वी वेक्टर, इसका अपन यूज करेंगे। इसके अगर ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं, इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मास का होता है किलोग्राम, सो वी राइट है किलोग्राम, वेलोसिटी होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सो वी राइट है मीटर पर सेकंड, ओके। अगर इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात है, डायमेंशन भी बोलते हैं उसको, तो क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम में क्या होता है, मास m, मीटर मीन्स लेंथ, अपॉन में सेकंड मीन्स t इनवर्स, तो क्या आएगा ml t माइनस 1, तो इसका मोमेंटम का जो अपना यूनिट आया, वो डायमेंशन आया, वो क्या है, ml t माइनस 1, ml t माइनस 1, ओके। चलो ये अब इसमें बाद क्या आएगा, न्यूटन्स के मोशन, लॉज ऑफ मोशन आएंगे। न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं ना मोशन के, 3 होते हैं। पहला क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको हम क्या बोलते हैं, पहले वाले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मीन्स कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो हम वो रेस्ट में ही रहेगी अनटिल अनलेस उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते। ऐसे ही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। सेकंड जो था, सेकंड का अपन को थोड़ा अच्छे से कर लेना है। सेकंड वाले लॉ जो था, सेकंड लॉ था न्यूटन्स का, उसमें बोला था कि जो फोर्स होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में जो चेंज होगा, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज हो सकती है, कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने बोला जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होती है dp वेक्टर अपॉन dt के। dp वेक्टर क्या है, p मतलब मोमेंटम, पढ़ा भी हमने, p मतलब मोमेंटम, d मतलब अपना बोलता है स्मॉल चेंजेस अपॉन टाइम मतलब रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम में जो चेंजेस होगा उसका रेट जो होगा, जो भी रेट होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट मतलब पैसे वाला रेट नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम फोर्स के प्रोपोर्शनल करेंगे। मतलब फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर फोर्स डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओनली मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, ये इस पे हम यूज करेंगे फॉर्मूलेस वगैरह। इसका हम 2 फॉर्मूलेस का यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला इस पे यूज करेंगे, p इक्वल टू mv जो था वो हम यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल 5.1 है, किसी बुक का है ये। ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इफ एन इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, इसमें फोर्स दे दिया है 10 की पावर -25 न्यूटन, ठीक है, दे दिया फोर्स दे दिया आपको 10 की पावर -25 न्यूटन इन एन एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन से कुछ मतलब नहीं है अपन को जो मतलब है फोर्स मिल गया यहाँ पे। देन फाइंड आउट द टाइम टेकन, क्या फाइंड करना है हमको, उसको देखो अंडरलाइन कर लेते हैं, फाइंड आउट द टाइम टेकन मतलब टाइम फाइंड करना। ओके, वाई द इलेक्ट्रॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से, टू कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे दिया है अपन को 0.2 मीटर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.2 मीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है। टेक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे दिया अपन को, मास इतना दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, फोर्स दे दिया है, ये कुछ चीज़ अपन को दे दी है। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा एक्सरे मशीन में, है ना। इफ एन इलेक्ट्रॉन, फिर से पढ़ लेते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना फोर्स दे रहा है, कितना फोर्स दे रहा है 10 की पावर -25 न्यूटन का, हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं एक्सरे मशीन के थ्रू। तो हमें ये देखना है कि वो 0.2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में वो कवर कर पाएगा। ओके, चलो अब जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। पहले तो यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन में जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले तो फोर्स दिया है इक्वल टू, देखो स्टार्टिंग करना है इसलिए अपन ये सब लिख रहे हैं, बाद में तो अपन जल्दी इसको कर लेंगे। तो फोर्स दिया है 10 की पावर -25 न्यूटन। ओके, डिस्टेंस दे दिया एक प्रकार से, जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अपन डी से करते हैं, डिस्टेंस को अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं 0.2 मीटर। ओके, मास दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं, तो ये चलो हो सकता है कहीं काम आ जाए। अभी अपन कुछ नहीं पता है, अपन तो देखेंगे क्या होगा, 10 की पावर -30 kg। फाइंड क्या करना है, तो उसको फाइंड यहाँ साइड लिख लेते हैं, टाइम फाइंड करना है हमको। चलो जी,
अब कैसे फाइंड करें? तो देखो, जब भी इस टाइप के इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन दिए तो अपन क्या है, न्यूटन्स की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उनका हम यूज करने वाले हैं। न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स तो न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन में आता नहीं है ना। वैसे पहले लिख देता हूँ, 3 इक्वेशन होती है। एक होता है v इक्वल टू यू प्लस ईटी, एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ईटी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ s डिस्प्लेसमेंट है ना, अपने डिस्प्लेसमेंट ही लेने वाले सपोज ये है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और s इक्वल टू u2 प्लस हाफ v स्क्वायर एंड देन v इक्वल टू u प्लस e2। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम तो ये देखो इन दो इक्वेशन में आ रही है। चलो ठीक है, और क्या लिखा है उसके साथ साथ हमें इसमें देखो v चाहिए, इसमें हमको क्या चाहिए, v चाहिए। फाइनल वेलोसिटी दिया है क्या, नहीं दिया। इनिशियल तो चलो स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, स्टार्टिंग में क्या रेस्ट में था, इसलिए u मान लेंगे अपन 0। तो इसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, ये इक्वेशन तो नहीं कर पाएंगे। ये वाली इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम निकालना है हमको, टाइम इसमें इस इक्वेशन में आ लिया, इसलिए इसका यूज नहीं है। इक्वेशन कौन सी बच रही है, ये वाली बच रही है। तो हमको क्या चाहिए इसमें, s हमारे पास है 0.2 मीटर, u इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, फोर्स स्टार्टिंग किया ना, उसको फोर्स लगाया तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लिया। 1/2 एज इट इज आएगा a मतलब एक्सेलरेशन, और t स्क्वायर, t तो हमें फाइंड करना है। तो हम एक्सेलरेशन हमको चाहिए इसमें, तो हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो हमको पता है फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम चाहें तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, F/m। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, F/m। तो एक्सेलरेशन निकालना है अपन को, तो एक्सेलरेशन मींस a इक्वल्स टू f। f कितना दे रखा है, ये लिखा अपन ने 10 की पावर -25 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 10 की पावर -25 न्यूटन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास कितना दे रहा है, 10 की पावर -30 kg, -30 kg। अब देखो ये भी न्यूटन ऐसा यूनिट में, kg ये भी ऐसा यूनिट में, तो फिर हमें कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये 10 की पावर -25 तो एज इट इज इंटू 10 की पावर, ये माइनस में था, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में हो जाएगा। याद रखना, जब भी माइनस में कोई नंबर होता है, जब वो ऊपर जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, तो उसकी जो पावर होती है वो किस में आती है, प्लस में आ जाती है। तो 10 की पावर -25 इंटू 10 की पावर 30। अब ये क्या हो रहा है, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ये -25 और प्लस का 30, तो 30 और -25 कितना हो जाएगा, 5। 30 में से हम अगर 25 को माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 5। तो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। इसकी बात करते हैं अपन, एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो ये वाली इक्वेशन चाहे पता है न्यूटन इक्वेशन का हम यूज करेंगे। चलो ये एक्सेलरेशन निकाल लिया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें को दे रखा है 0.2 मीटर में है, यूनिट नहीं लिखी थी हमने यहाँ पे, मीटर है, तो मीटर ऐसा यूनिट है इसलिए मीटर लिख दिया। 0.2 इक्वल टू यू अपन जो है वो 0 लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको फोर्स लगाया, इट मीन तो पहले 0 हुआ, इसलिए ये हो गया 0 प्लस 1/2 एज इट इज, ये अपना आ गया 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर, तो सॉरी टी तो फाइंड करना है, तो टी स्क्वायर। ओके, तो ये कितना होगा 0.2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर। सिंपल। अब ये टी 2 जो था, 2 को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.4, कितना हो जाएगा 0.4। ओके, और ये मल्टीप्लाई में था 10 की पावर 5, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा 10 की पावर 5 इक्वल टू टी, 10 की पावर डिवाइड में चला गया। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, दिस एम्प्लाइज टी इक्वल्स टू, ये आपको रफली सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करा रहा हूँ। 10 की पावर 5 था, तो 10 की पावर 5 इसको हटाया तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो ये और नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6, 4 इंटू 10 की पावर -6 ये आ जाएगा। ये लेकिन ये क्या था, टी स्क्वायर था, ये क्या था, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6। हमको टी निकालना था, यहाँ लिखते हैं, टी इक्वल टू क्या जाएगा 2, क्योंकि 4 का अंडर आउट निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इंटू में इसका कैसे निकालेंगे, तो याद रखना 10 की पावर -6 इस पर अंडर आउट लगाएंगे, अंडर आउट लगाया तो ये हो गया 1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3। टाइम जो आया वो कितना है, टी इक्वल्स टू है 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, टी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो फोर्स दे रखा था इसमें, और आपका सिंपल सा डिस्टेंस दे रखा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था, पूछा था कितना टाइम लगेगा, तो हमने वो s इक्वल टू u2 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन का यूज करा, उसमें वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास 0.06 किलोग्राम। इसमें बुलेट है, इसका मास दिया हुआ है, क्या दिया है, मास, तो पहले तो मास लिख देते हैं।
0.06 किलोग्राम। यूनिट आपकी SI है, किलोग्राम होता है। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, मतलब इसमें वेलोसिटी दे रखा है, इसमें वेलोसिटी कितना दिया है 90 मीटर पर सेकंड। मूव कर रहा है, तो ये मतलब इनिशियल हो गया, फाइनल ना होकर क्या हुआ इनिशियल हो गया, मूव कर रहा है ना, मूविंग। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक, मतलब एक कोई ब्लॉक के अंदर घुस गया। एंड इट स्टॉप, क्या हो गया स्टॉप हो गया। स्टॉप मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई इसकी 0 आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस इक्वल टू लिख लेते हैं 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर है ध्यान रखना, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 का मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर को मीटर में तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ब्लड, मतलब हमको ये निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको, फोर्स निकालना है। चलो जी अब कैसे निकालेंगे इसमें, तो हमको ये पता है मास दे रखा है, अगर हमको एक्सीलरेशन मिल जाए नहीं हो तो हम फोर्स निकाल लेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या है, v दे रखा है, u दे रखा है, s दे रखा है, और e हमको फाइंड करना है। तो v, u, s और a, इन चारों के बीच में हमें ये पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये इक्वेशन का पता है हमको, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो चलो करते हैं अपन यूज़ का। तो पहले लिख लेते हैं क्या आता है, हमको पता है कि न्यूटन्स की जो सेकंड थर्ड इक्वेशन मोशन है उसमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s होता है। v दे रखा है कितना, v दे रखा है 0, इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू u कितना दे रखा है 90, तो ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, a की जगह तो वैल्यू फाइंड करना है, s दे रखा है, s कितना दिया ये वाली वैल्यू पुट करना है ना, क्योंकि हम सभी यूनिट्स सभी क्वांटिटीज को सेम यूनिट्स में लिखते हैं। तो ये आ गया इक्वल्स टू इस 90 को इस क्या करें अपन का 90 का स्क्वायर होता है कितना होगा 9 9 से 81 हो जाएगा, है ना। तो 9 9 से 81, तो इसको इस साइड जाते तो माइनस हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और एक 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 2 0 हो जाएगा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 और ये समथिंग आएगा, तो ये वाला जो है 10 था, ये इससे कैंसिल होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 इंटू ए इंटू 10 की पावर माइनस 1। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 8100 अपॉन ये 12 जो था अपॉन में ले गए, और 10 की पावर माइनस 1 में नीचे आएगा, बट वो कहाँ चला जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर 1 इक्वल टू ए। ओके तो ये कितना हो जाएगा 12 से किसको कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे हम इससे 12 से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। चलो करें कैंसिल, तो ये आ जाएगा 12 से कैंसिल करें तो 12 6 72, कितना बचा 12 6 72, तो कितना बच जाएगा अपना 9, ये हो जाएगा अपना 90, ठीक है। तो इसका आप फिर डिवाइड करेंगे तो 12 7 84, ठीक है। तो आप एक टोटल मिला के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा माइनस का 6750, क्या आएगा इसका एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू माइनस का 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया। निकालना क्या हमको, निकालना तो हमको फोर्स है भैया, तो फोर्स का फॉर्मूला पता है मैं कि वी नो दैट एफ इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके मास हमको दे रखा है 0.06, तो 0.06 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस का है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है ना, मीन्स वेलोसिटी इसकी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं डायरेक्ट। माइनस का मतलब तो ये अपोजिट फोर्स है ना, अगर मानो ये माइनस आता है यहाँ पे तो इसका मतलब क्या अपोजिट फोर्स है, और पूछा भी गया था कि हमको क्या निकालना है रेजिस्टिव फोर्स निकालना है ना, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो ये आप कैलकुलेट करना, तो उससे आपको जो मिलेगा वो 405 न्यूटन मिलेगा, कितना मिलेगा 405 न्यूटन। ओके तो हमको ये देखना है इन क्वेश्चन में, ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना माइंड यूज करेंगे और देखेंगे कौन सी क्वेश्चंस का हम यूज कर सकते हैं। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 5.3 में ये एग्जांपल है, इसमें क्या लिखा हुआ है अ स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम, इसमें जो मास है स्टोन का वो कितना दे रखा है 1 किलोग्राम मास दे रखा है, ठीक है ना, मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम, इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। पहले तो मास लिख लो जल्दी से, मास दे रखा है ये 1 kg, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी इज थ्रोइंग है ना, इज थ्रोइंग इट मींस कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी आपकी इनिशियल हो जाएगी ना, तो फेंके हम उस वेलोसिटी से चल रहे हैं इनिशियल। भाई मत समझना कि सर पहले तो स्टोन जो था वो रेस्ट में था फिर हमने फेंका है तो वो फाइनल होगी, नहीं हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने फेंकने से स्टार्ट किया, तो हमारी जो कंडीशन है वो थ्रोइंग से स्टार्ट हुई है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड है। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक, फ्रोजन सरफेस जमी हुई है, एंड इट कम्स टू रेस्ट, अब आ गया रेस्ट में,
अब क्या गए, रेस्ट में आ गए, मतलब v जो है वो 0 हो गया, v 0 हो गया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, s इक्वल टू 50 मीटर दे रखा है। फाइंड करना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ स्टोन, ये भी सेम है, u v s एक्सीलरेशन निकालोगे, फोर्स फाइंड करना है इसमें अपन को, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाएगा, इसलिए इस पे एच डब्ल्यू डालो और आप आगे डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। ओके, ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 5.4, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम, मतलब एक ब्लॉक इसका मास दे दिया, क्या दे दिया, मास, जल्दी से लिख लो, मास दे दिया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इज रेस्टिंग, रेस्ट है मतलब रेस्ट मतलब रुका हुआ है, इट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ऑन अ फ्रिक्शन लेस प्लेन, फ्रिक्शन नहीं होना है, फ्रिक्शन लेस है, अब बाद में अपन फ्रिक्शन वाले पढ़ेंगे। इट इज स्ट्रक मतलब घुस जाना है, टकरा जाना है, या किसी चीज से पावर, उसमें फोर्स लगाना है, स्ट्रक लगा रहा है, बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर, इसमें वाटर निकलना है, इसमें क्या निकलना है, एक जेट है, जेट मतलब एक प्रकार से आप ट्यूब टाइप समझ लो, उसमें पानी निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, एट अ रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड, इसको समझो क्या लिखा हुआ है, इसकी क्यों, देखो कभी कभार क्या होता है, आप यूनिट से भी समझा करो कि वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें यूनिट क्या है इसकी, 3 किलोग्राम पर सेकंड, किलोग्राम मतलब मास, अगर हम बात करें तो ये मास हो जाएगा, किलोग्राम मतलब मास होता है, अपॉन सेकंड मतलब मास अपॉन टाइम, और स्मॉल लिया तो dm अपॉन dt, ये आपको दे रखा है। तो आप कभी कभी यूनिट से भी समझा करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, समझना जरूरी नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज पढ़ो तभी समझो, नहीं, आप ये देखो ना, यहाँ पे क्या दिया, किलोग्राम सेकंड इनवर्स, किलोग्राम है पता है मास का यूनिट होता है, सेकंड इनवर्स टाइम का होता है, इट मीन्स हमको dm अपॉन dt, मास ऑफ वाटर है, याद रखना, ये जो था मास ऑफ बॉडी है, या ब्लॉक लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, और ये जो है मास ऑफ वाटर, मतलब कितना वाटर मास का निकला है, वो कितना निकला है, 3 किलोग्राम पर सेकंड, 3 किलोग्राम पर सेकंड, ओके, एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड से निकल रहा है, ये v ऑफ w है, वाटर की स्पीड है, इनिशियल मान लेते हैं, u ऑफ w कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक जो है वो कितनी एक्सीलरेशन के साथ जाएगा, ये आपको उन्होंने पूछा है, जो एक्सीलरेशन है वो कितना, वो जो अभी ब्लॉक है वो कितने एक्सीलरेशन जाएगा, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, अब हमने इतनी वेलोसिटी के साथ उस पर वाटर से फोर्स लगाया, है ना, तो फोर्स कितना लगेगा, हम ऊपर क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, मास दे रखा है, m से डिवाइड कर देंगे, एक्सीलरेशन निकल आएगा, तो फोर्स निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू, देखो इसमें क्या होगा, एक्चुअली मोमेंटम आएगा, वेलोसिटी जहाँ जाती है ना वहाँ मोमेंटम आता है, क्या आता है, मोमेंटम, m इक्वल टू p इक्वल टू mv, इसका थोड़ा सा समझ लो, उसका फॉर्मूला समझ लो, p इक्वल टू क्या होता है, mv को मैंने डेरिवेशन से कराया नहीं इसलिए यहाँ पे पढ़ा हूँ, p इक्वल टू होता है mv, अच्छा, और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ फोर्स ने जो बोला था कि जो f होता है वो dp वेक्टर अपॉन dt होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट था उसको हमने 1 मान लिया, तो इसलिए df इक्वल टू dp अपॉन dt आ गया, ओके, तो f इक्वल टू d अपॉन dt, p इक्वल टू mv था, यहाँ पे mv रख दिया हमने, f इक्वल टू, अब देखो हमको क्या दे रखा है, dm अपॉन dt दे रखा है, dm अपॉन dt दे रखा है, तो ये d अपॉन dt को हम m के साथ शिफ्ट कर देंगे और v को बाहर ले लेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा होता ही नहीं है, होता तो ऐसा है कि m को बाहर लेते हैं, dv अपॉन dt करते हैं, जिससे फाइनल आंसर आता है वो m में आता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, वो डिपेंड करता है हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जनरली जो मास होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मास जो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। dm अपॉन dt का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, dm अपॉन dt मतलब क्या है, जो मास है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ये मतलब होता है उसका, चेंज हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें क्या वेलोसिटी फिक्स कर दिया, बट मास ऑफ वाटर लिया ना किलोग्राम पर सेकंड, मास ऑफ वाटर जो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या करा है, ये v के साथ ना लेते हुए ये वाली कंडीशन नहीं ली हमने, और हमने क्या कर दिया, इसको दूसरी वाली कंडीशन के साथ इसको इंक्लूड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम फोर्स निकालने के करेंगे, F इक्वल टू वी, वी कितना आया था 4, तो 4 आएगा। अब ये 0 वाला नहीं आएगा, याद रखना, ये जो 0 है वो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो ब्लॉक का था, हम एक इसका फोर्स कौन अप्लाई कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है उसी का वेलोसिटी लेता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है वाटर, जैसे मान लो ये आपका, मान लो यहाँ से आपका ये टाइप कर दिया, मान लो यहाँ से आपको वाटर निकल रहा है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वाटर अप्लाई कर रहा है ना, वाटर जेट जो वो अप्लाई कर रहा है, तो वेलोसिटी भी किसकी होगी, वाटर की, तो वाटर की वेलोसिटी कितनी है 4, इसलिए हमने 4 रखा है, इनटू में dm अपॉन dt, dm अपॉन dt क्या है, मास, मास भी किसका लेंगे हम, वाटर का ही लेंगे, तो वाटर और टाइम के साथ क्या हो रहा था 3, तो 4 इंटू 3, तो जो टोटल फोर्स है जो वो अप्लाई कर रहा है वाटर जेट जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है वो कितना आ गया, 12 न्यूटन आ गया। ये कौन सा फोर्स निकला है, ये फोर्स निकला है जो वाटर अप्लाई कर रहा है वाटर जेट अप्लाई कर रहा है ब्लॉक पर, ओके। निकालना क्या, हमें एक्सीलरेशन निकालना है ब्लॉक का, तो भैया जी जितना फोर्स वाटर जेट अप्लाई करेगा ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पर भी तो उतना ही फोर्स लगेगा ना, तो उसी हिसाब से वो मूव करेगा,
तो ये जो फोर्स है इक्वल टू एम में पढ़ा था हमने, एफ इक्वल टू एम है, तो एफ यहाँ पे कितना दे दिया 12 दे दिया, इक्वल टू एम कितना दे दिया है, एम किसका लेंगे हम, एम तो दिया ही नहीं, एम हम लेंगे ब्लॉक का, बिकॉज ब्लॉक मूव करेगा तो ब्लॉक का मास कितना है 5 इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना है हमको, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू जाएगा 12/5, तो 5 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 5 4 ज़ा 20, तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये एक्स का एक्सीलरेशन आ गया। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि मास अगर दे रखी हो या वेलोसिटी दो अलग दे रखी है तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, तो आपको ये चेक करना है जो फोर्स अप्लाई करेगा उसके साथ उसकी वेलोसिटी, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके साथ उसकी वेलोसिटी लेंगे, दोनों सेम लेने, अलग अलग नहीं लेने। ओके चलो, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे अपने 1 2 3 4 समथिंग न्यूमेरिकल्स थे, इसमें ये 2 अपन ने, एक फर्स्ट सेकंड अपन ने किया, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, और फोर्थ भी अपन ने किया है, हमने किया है। अब अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो अगर सपोज मान लो हम अभी तक क्या करते हैं, लीनियर पढ़ रहे थे, लीनियर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, वन डायमेंशन पढ़ रहे थे, ये मान लो ये आपका सरफेस है ना, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो इसके तो कोई कंपोनेंट होंगे ही नहीं, इसके तो कोई कंपोनेंट होंगे ही नहीं, कि अगर कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंट जीरो होंगे। यहाँ पता 3 एक्सेस होती है, अपन जनरल 3 एक्सेस को लेके चलते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 एक्सेस को लेके चलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम जनरली एक्स एक्सेस लेते हैं, तो ये क्या प्रकार से हो जाएगा, एक्स एक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्स एक्सेस, है ना। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे, हमारा जो फोर्स है वो एक प्रकार से एक्स एक्सेस में लग रहा है, बस कोई वाई एक्सेस में नहीं लग रहा, कोई जेड एक्सेस में नहीं लग रहा, तो ये सिर्फ किस में लग रहा है, एक्सेस में, तो ये अपना सिंगल फोर्स के लिए आ गया, है ना। लेकिन बट मान लो सपोज एक दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में क्या है, मान लो ये सरफेस है, मान लो सपोज आपका ये क्या आपका एक सरफेस है ना, ये अपना क्या है, एक ब्लॉक है, ये अपना है ब्लॉक है, इसमें चलो इसको उसमें से आते थोड़ा टीला सा होगा, टिल्ट हो गया, हाँ जी चलो ट्राई करेंगे, अच्छा लाइन सीधी खिंच जाए अपन से, बिल्कुल नहीं खिंचती लाइन, हाँ जी चलो ये अपना एक सरफेस था, उस पर अपने ये क्या है, अपना ब्लॉक है। अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। मान लो सपोज हम इस हॉरिजॉन्टल नहीं लगा रहे हैं, वर्टिकल भी नहीं लगा रहे हैं, मान लो सपोज कुछ एंगल बना के लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन। तो देखो इसके दो एक्सेस आएंगे इसमें, एक तो अपनी ये वाली एक्सेस आ रही है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, एक आ रही है आपकी वाली एक्सेस जो कि क्या है, वर्टिकल एक्सेस है। दो एक्सेस में डिवाइड कर लिया हमने इसको फोर्स को, क्योंकि फोर्स आपके अब क्या कर रहा है, सिर्फ एक एक्सिस में नहीं लगा रहा है, दो एक्सिस में अलग अलग डिवाइड कर रहा है। तो हो सकता है ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये एफ वेक्टर है, ये वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा हूँ, मान लो वाई एक्सिस से थीटा 1 एंगल बना रहा है, और ये एक्स एक्सिस से मान लो ये थीटा 2 एंगल बना, क्योंकि एक्स एक्सिस से 30 एंगल बनेगा, उसको हमने क्या लिख दिया, थीटा 2, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जब एस टाइप की कंडीशन होगी, इस टाइप की कंडीशन, जो फोर्स है वो या तो वर्टिकल डायरेक्शन से या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, तब हम उन फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसमें एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन क्या होता है, तो देखो जनरली हम किसी वेक्टर को 3 कंपोनेंट्स में लिखते हैं, कोई भी वेक्टर हो, अगर वो वेक्टर है तो हम 3 एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो एफ एक्स, और जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, तो एफ एक्स आई कैप हो गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में लिखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ वाई, और इसके साथ यूनिट वेक्टर लिखते हैं जो कि जी कैप होता है। यूनिट वेक्टर क्यों लिखते हैं, यूनिट वेक्टर लिखने का सिंपल सा रीजन है ताकि वो डायरेक्शन बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन। इट मीन्स हम अगर एफ एक्स लिख दें, और अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया, सपोज मान लो एफ एक्स, तो इसका मतलब वैसे तो एक्स डायरेक्शन में होता है, बट हमने साथ में सपोज मान लो हमने जी कैप लिख दिया, क्वेश्चन वाले ने, टीचर ने आपको घुमाने के लिए ऐसे लिख दिया एफ एक्स जी कैप, तो आप क्या बोलोगे, एफ एक्स लिखा है इट मीन्स ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, एफ एक्स को नहीं देखना है अपन को उसके साथ जो यूनिट वेक्टर है ना, हमको उस यूनिट वेक्टर को देखना है, क्या देखना है हमको, उस यूनिट वेक्टर को देखना। तो यूनिट वेक्टर क्या है इसमें, यूनिट वेक्टर है इसमें जी कैप, जी कैप किस डायरेक्शन में होती है, वाई एक्सिस में, इट मीन्स जो एफ एक्स है वो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है कि किस डायरेक्शन है वो वेक्टर, उसकी वैल्यू, उस वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। तो अब हम वापस आते हैं, तो कोई वेक्टर को हम 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एफ एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एफ वाई जी कैप, एंड लास्ट वन इज एफ जेड के कैप,
जो कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग लगता है। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इनको निकालेंगे कैसे, अब हम इनको क्या कहेंगे, निकालते कैसे, है ना। तो सिंपल है, देखो इसका कंसेप्ट ये है, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल ले लेते अपन, इसमें हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये जो है ना आपका फोर्स जो है वो वर्टिकल से ही एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बना ही नहीं रहा। एंगल तो बनेगा बट हमें क्वेश्चन में वो दे रखा है कि वो वर्टिकल से एंगल बना रहा है। क्या बना है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है। तो उसको और अच्छे समझने के लिए अपन यहाँ पे उसको डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना रहा है, वर्टिकल से बना रहा है। मान लो वर्टिकल ये हो गई अपनी, और ये अपना फोर्स हो गया, ये अपना क्या हो गया, फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये वेक्टर है। ये अपना एक प्रकार से वाई एक्सिस है, तो ये इससे एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है। ये अपनी हॉरिजॉन्टल होती है, एक इस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। तो ये याद रखना, क्या करना है हमको, हमें वाई कंपोनेंट निकालना है। हमको क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। ये फोर्स दे रखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे सपोज एफ वेक्टर को मैं लिख देते हैं, तो हम एक काम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ये ऐसे डॉटेड करके ऐसे ऐसे मिला दें इसको। तो ये क्या अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये अपन ऐसे डॉटेड मिला दें तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाएगा अपना। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एंगल के सामने क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है अपना सॉरी एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनियस हमको पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर मींस एंगल के सामने वाली डायरेक्शन, वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो हमारे पास है नहीं, बट हम इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर मींस क्या हो गया, एफ एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एक्स। क्यों हो जाएगा, देखो इसके पैरेलल आई ना, ये जो लाइन है इसके पैरेलल ही तो ये डॉटेड लाइन आएगी। तो ये जो एफ एफ एक्स है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। अब सब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर वो तो एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो माइनस का एफ एक्स हो जाएगा। क्यों, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस का एफ एक्स नहीं होगा, एफ एक्स ही जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस था एफ वेक्टर, या एफ समझ लो, इक्वल टू साइन थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा। एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम एफ वाई निकालेंगे तो वो आ जाएगा एफ कॉस थीटा। क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हम निकालते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये इस कंडीशन में है जब जो एंगल बन रहा था वो अपना वर्टिकल से बन रहा था। किससे बन रहा था, वर्टिकल से। अगर हॉरिजॉन्टल से बनेगा, सपोज मान लो इसमें एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये इस टाइप का फोर्स है, ये आपको फोर्स दे रखा है, ये एंगल ये दे रखा है थीटा, ये आपका फोर्स है। तो इस कंडीशन में जो एफ एक्स आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। मतलब एफ एक्स पहले एफ साइन थीटा आ रहा था, बट जब एंगल हॉरिजॉन्टल से बनता तो वो आता है एफ कॉस थीटा। याद रखना किससे एंगल बन रहा है ना। जब अगर वाई से बनता मतलब जो एंगल के पास होता है ना, ये एंगल है, ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये इससे बन रहा है तो ये बेस हो गया। तो जो बेस को निकालते हैं ना तो कॉस आता है, और परपेंडिकुलर को निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो साइन आता है। क्या सिंपल सा पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो जब परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर यहाँ वाई हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर की बात करें अगर अपन, तो वो अपने लिए क्या हो रहा था, ये एक्स वाला हो रहा था। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं इसमें फटाफट। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। ये पास एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक जो है फोर्स लगा रहा है, डायग्राम भी दे रखा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। फिगर में डायरेक्शन दे रखी है कि किस डायरेक्शन में उसका फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ओके, द ब्लॉक ऑफ मास, जो मास है ब्लॉक का वो दे रखा है 5 किलोग्राम है, रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेस, मूव कर जाएगा। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब इस डायरेक्शन में मूव कराना है उसको, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम सिंपल सा जो डायग्राम पीछे बनाया था ना वो डायग्राम बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनानी होती तो नीचे कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल बना देते हैं। सपोज ये हॉरिजॉन्टल आ गया, और एक क्या करते हैं, हम वर्टिकल बना देते हैं। सपोज ये क्या है, एक अपनी वर्टिकल लाइन आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक वर्टिकल लाइन आ गई। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ओके चलो, फोर्स जो जा रहा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कहीं ठीक लगा 50 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है अपना 50 न्यूटन, और ये जो फोर्स है वो वर्टिकल एक्सिस से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। वर्टिकल एक्सिस जो है ना उससे एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। जो किसको बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या बोलते हैं अपना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे उसको हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा था अपना, है ना, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा था, लिखा है ना उसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। पूछा क्या हमें, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, ये ही हमको फाइंड करना है।
तो ए का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, ए इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन एम। आपको फॉर्मूला आएगा 50 अपॉन 5 कर दोगे 10 लिख दोगे आप, ए इक्वल टू 50 अपॉन 5 कैंसिल कर इक्वल 10, तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो एक्स एक्सिस में हो रहा है। ये देखो ना यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्सेलरेशन, और उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो मतलब हमें जो फोर्स लेना है वो एक्स एक्सिस का लेना है, एफ एक्स लेना पड़ेगा हमको, क्या लेना पड़ेगा एफ एक्स, तभी जाके हमको ई एक्स मिल पाएगा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ई एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एम। एफ इक्वल टू दे रखा था, ये जो है ना वो एफ एक्स नहीं है, ये क्या है आपका एफ है। हमको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एफ एक्स। तो हमने भी पढ़ा था कि जिससे एंगल बनता है उसके साथ कॉस लेते हैं, और जिसमें एंगल नहीं बन रहा उसका क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा एफ साइन 30, एफ साइन थीटा। क्योंकि देखो ये एंगल इससे बन रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बन रहा है, ये जो कि अपना एफ वाई है, क्या है अपना एफ वाई, सॉरी ये ऊपर नहीं हुआ नीचे डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये एफ वाई। तो ये एफ एक्स जो है वो तो एंगल बना नहीं जाता, एफ एक्स के साथ तो कोई एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए हम साइन यूज करते हैं, क्या करते हैं हम साइन यूज करते हैं। तो इक्वल टू एफ अपना 50 दे रखा था, इसलिए हम 50 को पुट करेंगे, इनटू साइन थीटा, थीटा कितना दिया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, कितना जाएगा साइन 60, एफ की जगह 50 रखा, साइन 60 कितना होता है √3/2, सो वी राइट हियर √3/2, 2 से 50 को काटा तो कितना कैंसिल आ जाएगा हमारे पास 25, कितना आएगा 25 इंटू √3। ओके ये तो गया एफ एक्स। अब हमको ए एक्स निकालना है, तो इसलिए ए एक्स मतलब ए या ए एक्स जो भी है उसको हम निकालेंगे एफ एक्स। एफ एक्स कितना है 25 इंटू √3 अपॉन एम, ये एम चाहिए ना, मास कितना था, मास कितना था 5 kg, तो ये आ गया 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ए इक्वल टू जो आपका आएगा वो आएगा 5√3, कितना जाएगा एक्सेलरेशन आपका 5√3 पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन यूनिट लिखनी होगी तो वो पर मीटर स्क्वायर जाएगा, तो ये आ गया। तो समझ में आया, समझने में क्या था इसमें कि फोर्स हम लगा रहे थे हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल से कुछ एंगल बना के, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे थे वो हम वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बनाकर अप्लाई कर रहे थे, है ना, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, एंगल बनाकर अप्लाई कर रहे थे। तो ये एंगल बनाया हमने। अब भैया हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर और जो अपने क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इनके बीचों बीच, तो वाला फोर्स तो हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लेते हैं उसी डायरेक्शन का हमको फोर्स चाहिए होता है। अगर एक्सेलरेशन जो है ए वाई है तो फोर्स भी हम एफ वाई लेंगे, अगर हमारा जो एक्सेलरेशन वो ए एक्स है तो फोर्स भी हम एफ एफ एक्स ही लेंगे। तो एक्सेलरेशन जब हमारा ए एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स हम 50 न्यूटन कैसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना। तो फोर्स क्या लेना पड़ेगा हमें, एफ एक्स लेना पड़ेगा, फोर्स क्या लेना पड़ेगा हमें, एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लेना पड़ेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे भैया, तो पढ़ क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, है ना। तो हमने क्या करा एफ एक्स लिया, तो हमको एंगल दे रखा था, एंगल किसके साथ दिया था, वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल कहलाता है, जैसे लाइन होती है ना ऊपर से उसको हम वर्टिकल कहते हैं, तो वर्टिकल के साथ एंगल बना था। तो हमने बोला जब एंगल जिसके साथ बनता है उसके साथ कॉस आता है और जिसके साथ नहीं बनता है उसका साइन आता है। निकालना क्या था, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा, आप बोलने को तो बोल सकते हो कि सर एंगल तो बन रहा है, यहाँ पे 30 कर दो, कोई साइन 60 और 30 जो होता है 90 होता है कर दो, तो आप यहाँ पे एफ कॉस 30 ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी जस्ट लो सेम आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस 30, ऐसे भी आपका आंसर सही आ जाएगा। इक्वल टू एफ कितना था 50 था, कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2, देखो आ गया सेम 25√3 आया सेम, तो आपका सेम आएगा, है ना। अगर जिसके साथ अगर ये वाला एंगल ले लो तो कॉस लेना, बस इतना याद रखना, जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस लेते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान रखना। और बस हमने फोर्स निकाला तो मास हमको दे रखा था, मास दिया था, एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है एफ अपन एम वाला फॉर्मूला होता है, अप्लाई किया और हमारा आंसर। ओके अब 5.6 एग्जाम्पल नंबर, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक फोर्स दे दिया हमको एक फोर्स दे दिया F इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10 कैप, ये आपको एक फोर्स दे रखा है इतना अच्छा सा। इसमें देखो क्या है, यूनिट वेक्टर्स भी दिए हैं साथ में, है ना, तो आप चेक कर सकते ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इट मींस ये एफ एक्स हो गया, क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू 6 हो गया। एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, ये जो है अपना एफ वाई हो जाएगा, है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, उसमें मैं सर्कल लगा देता हूँ, इसमें मैं क्रॉस लगा देता हूँ, उसमें मैं राइट टिक लगा देता हूँ। तो ये एफ जेड जो है वो हमारा हो गया के कैप के लिए, तो 10 हो गया, एफ जेड हो गया,
क्यों हमने कैसे पहचाना, तो सिंपल सा है, यहाँ आई कैप था, आई कैप एक्स डायरेक्शन में होता है इसलिए एफ ऑफ एक्स 6 हो गया, जे कैप था, जे कैप वाई डायरेक्शन में होता है इसलिए एफ ऑफ वाई माइनस हो गया, के कैप जो होता है वो जेड डायरेक्शन में होता है, के कैप इसमें होता है फॉर जेड डायरेक्शन, सो वी राइट हियर एफ जेड इक्वल टू 10, प्लस का था इसलिए प्लस का, माइनस था इसलिए -8 और +6 इसलिए +6। ओके, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन बॉडी। इन्होंने बोला है कि इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना आ रहा है, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उन्होंने किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं बोला, उन्होंने बोला सिर्फ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द बॉडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, m फाइंड करना है आपको, एक्सेलरेशन जो वो दे रखा है आपको √2। चलो जी, तो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बताया था कि देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स हो या एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में फोर्स लेना है, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लेंगे उसी डायरेक्शन में क्या लेना है, एक्सेलरेशन लेना है। चलो इस डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन में फोर्स हमारे पास है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। बट ये जो ए है वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ऐसा कोई लिखा है क्या कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन जेड डायरेक्शन? नहीं लिखा ना, ये लिखा है बॉडी का एक्सेलरेशन। जब बॉडी का एक्सेलरेशन इट मींस ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है ये, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। जब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, जब हमको ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है तो हम फोर्स भी कौन सा लेंगे, रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है ना। अगर एक्स डायरेक्शन में होता तो एक्स लेते, वाई डायरेक्शन होता तो वाई लेते। अब रिजल्टेंट दिया है तो हम कौन सा फोर्स लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, जब आई कैप जी कैप की कैप में दिया हो तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का तरीका है जिसमें आप जनरल फॉर्मूला लिखना हो पहले। तो यहाँ पे ये तो हटाओ उसको, यहाँ से मैं तो जनरल फॉर्मूला लिखा हूँ। अगर आर वेक्टर इक्वल टू, सपोज मान लो कोई वेक्टर वो ऐसे लिखा हुआ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड की कैप दिया है सपोज, तो उसका हम रिजल्टेंट वेक्टर जो निकालते हैं, मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं वो कैसे निकाले, रिजल्टेंट एक प्रकार से है ना, मैग्नीट्यूड समझ लो है ना। तो कैसे निकालते हैं अपन, अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो सिमिलरली हम एफ भी ऐसे ही निकालेंगे। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट पहला एक्स आई कैप के साथ 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस एफ वाई के साथ -8, सो -8 का स्क्वायर प्लस एफ जेड का 10, सो 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर। तो इक्वल टू एफ कितना हुआ, नेट फोर्स जो था, ये जो एफ है वो क्या है, नेट फोर्स है। नेट फोर्स एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -8 है बट स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। 36 प्लस 64 वैसे ही 100 होता है, और 100 और 100 200, तो 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 200, तो 200 को हम 10√2 लिख सकते हैं। न्यूटन निकालना क्या हमको, मास निकालना क्या, मास। तो हमें पता है एफ इक्वल टू एम होता है, एफ आ गया हमारे पास 10√2 इक्वल टू मास हमको कैलकुलेट करना है। ए एक्सेलरेशन √2 दे रखा है, कितना रहेगा √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो मास आ गया 10 क्या, ग्राम या केजी, केजी, बिकॉज हमने जो भी यूनिट्स लिए वो ऐसा यूनिट्स लिए, इसलिए मास कितना आ गया इसका, 10 किलोग्राम। मास निकालना था ना, हाँ, तो मास कितना आ गया इसका 10 किलोग्राम, क्योंकि हमें वो ऐसा यूनिट में निकालना। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5.7। इसमें भी देखो एफ जो है आपको दो उसमें दे रखा है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जी कैप, एक्स एन ऑब्जेक्ट इन मूविंग एक्स वाई प्लेन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। टाइम दे रखा है इसमें आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड पे, और मोमेंटम फाइंड करना ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, हमको ये पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है, mv होता है, mv होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mv, फोर्स इक्वल टू mv, ओहो गलती कर दी, p इक्वल टू mv होता है। और जो फोर्स होता है वो होता है dp अपॉन dt, फोर्स होता है dp अपॉन dt। हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में dp निकालना है, क्या निकालना है हमको, dp, हमको dp निकालना है। तो dp कैसे निकालना है, डिस्प्ले पिक नहीं, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू f इंटू dt, f इंटू dt। ओके, चलो dp तो निकालना है, तो dp तो एज इट इज f वही हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, तो 2t। ऐसा मत करना कि आई कैप को छोड़ देना, भैया आई कैप को लिखना पड़ेगा, प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और ये हो गया फोर्स इंटू dt। अब भैया इतना dt दिख गया, dp दिख गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जी हमें लगा दी हमने इंटीग्रेशन, लहराते हुए सांप। और टाइम दे रहा है, टाइम दिया है 0 से 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, तो 0 से लेके 2 सेकंड तक के बीच में हमें निकालना है। ओके, तो ये dp
डीपी जो एक प्रकार से डीपी लिख लो या डेल्टा पी लिख लो, जो आप लिखना चाहें, तो डेल्टा पी लिख लेते चलो अपन इसको, क्योंकि वो इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया। 2t इंटीग्रेशन 2t। अब ये बताओ आप 2t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 तो बाहर आ गया, 2 तो आ गया बाहर। t का कैसे करेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। मैं यहाँ साइड में समझा दूंगा, है ना, ये होता है फॉर्मूला। ओके, अब हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन में t dt, क्या लिखा है t dt, तो यहाँ t की पावर कितनी है 1, कितनी है t की पावर 1, x की और n+1 होता है तो यहाँ पे t की पावर हो जाएगा n+1, n कितना है, यहाँ पे n था, यहाँ पे कितना 1, t की पावर 1+1 अपॉन n+1, n कितना है 1 तो 1+1, इट मीन्स क्या आ गया t की पावर 2 अपॉन 2, मतलब t स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया t स्क्वायर अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 आई क्या था, सो राइट हियर आई प्लस। ओके, 3 की जगह 3 रख दिया हमने, टी स्क्वायर का सिमिलरली यहाँ पे टी स्क्वायर 2 कर देते हैं, यहाँ पे टी की पावर 2, टी की पावर 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा n की जगह क्या जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह क्या जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2+1 3, ये कितना आ जाएगा 3, तो टी क्यू अपॉन 3, मतलब एक पावर बढ़ जाता है, तो ये भी आ जाएगा 3 टी की पावर 3 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और जो लिमिट है वो दे रखी है 0 से 2। ओके, तो डेल्टा पी इक्वल टू जो आया वो आपका क्या आया, ब्रैकेट लगाया टी स्क्वायर, टी कितना है अपना 0 से 2, तो टी की वैल्यू कैसे रखेंगे 2 रखा, -0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ 2 स्क्वायर - 0 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 2 का पहले स्क्वायर कर दो, पहले अपर लिमिट रख दी फिर लोअर लिमिट रख दी, पहले वाले फंक्शन है, फिर प्लस था ये वाला प्लस, इसलिए प्लस लगा दिया, फिर टी क्यूब था तो टी में पहले अपर लिमिट रख दो 2 की पावर 3 -0 की पावर 3, याद रखना जब अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का यूज करते हैं, तो क्या आ गया चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी जो आया वो कितना है 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आई कैप जी कैप, हाँ जी सर जी, ये भी याद रखना, ये जो है अपना ये जो आएगा पूरा ये वो आएगा आई कैप, ये जो पूरा आएगा वो आएगा जे कैप, है ना, ये जो है वो पूरा अपना आएगा आई कैप, आई कैप, और ये आएगा जे कैप, तो इसका अपन करेंगे तो 2 से 4 तो ये आएगा 4 आई कैप, क्या आएगा 4 आई कैप, और ये 2 से 4 4 2 से 8 प्लस का 8 जी कैप, ये आ गया। निकालना क्या था मैग्नीट्यूड, मोमेंटम तो निकाल लिया हमने, बट हमको आई कैप जी कैप नहीं चाहिए, हमको मोमेंटम में मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का तो पता है कि मैग्नीट्यूड को डेल्टा पी लिख लेंगे, तो मतलब ये वेक्टर में आया था इसलिए वेक्टर लगाएंगे इसको, तो आ जाए क्या लगाएंगे हम वेक्टर, को आई कैप जी कैप था ना इसमें, ठीक, तो डेल्टा पी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा अंडररूट आई कंपोनेंट जो आई वेक्टर के साथ आई कैप के साथ जो वेक्टर है जो वैल्यू है सॉरी वो कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 64, कितना आएगा ये 80, तो आ गया हमारे पास मोमेंटम कितना आ गया √80, तो अप्रोक्सीमेटली होगी 9 9 81 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख देंगे 9 किलोग्राम मास इंटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा पास आंसर आ गया इसका, कितना आ गया 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारे पास हमने आज क्या कर लिया, इसमें हमने ये पढ़ लिया है आपका, सिंपल सा बैक करके अपन देख लेते हैं क्या क्या अपन ने इसमें पढ़ लिया है आज हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, 2 टाइप के फोर्स होते हैं, डिस्टेंस फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन होता है, टेंशन होता है, डिस्टेंस फोर्स मतलब जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसके बाद हमने पढ़ा इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो अभी हम फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ लिए हैं न्यूटन्स के, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं आपके पास। ओके, उसके बाद हमें पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो मैं डिवाइड किया कैसे निकालते हैं एफएक्स कैसे निकालते हैं तो ये ध्यान रखना अच्छे से भूल मत जाना, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक है एफएक्स एफवाई, बट आगे जाके इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ होगा। और हमने फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करें, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है, ये इसमें मास निकाला था अपन ने ना 10 किलोग्राम आया, तो इसमें अपन ने क्या निकाला वो चेंज इन मोमेंटम निकाला। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पीडीएफ के लिए इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा और इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। ओके, चलो।